न्याय पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन 17 अक्टूबर 2023 सैदपुर नवादा जिला बिजनौर में किया गया, जहां पर पिछड़ों की संख्या को लेकर के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही साथ एक बात कही गई कि जो पिछड़ों की बात कहेगा वही देश पे राज करेगा। एनडी शर्मा जी उत्तर प्रदेश राष्ट्र अध्यक्ष न्याय पार्टी के जो हैं, उन्होंने इस बात को मुहिम लगाई और साथ ही साथ पिछड़ों वंचितों पर अपना अधिकार लेकर के एसपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष न्याय पार्टी जी ने कहा कि पिछड़े वर्गों को 100% आरक्षण के बिना देश विकास नहीं कर सकता। जो आज तक वंचित रहे हैं अपना अधिकार लेकर रहेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ बिजनौर में न्याय पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। भारी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे। इसमें विश्वकर्मा समाज सहित पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने अपनी मांगे रखी। न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि अपने अधिकारों के लिए वंचित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग खड़े हों और अपना प्रतिनिधित्व शासन, प्रशासन, राजनीतिक सहित सभी संसाधनों में प्रदान करें। एसपी सिंह जी ने कहा कि वे किसी वर्ग के खिलाफ नहीं हैं, वे अपने अधिकार खोए हुए पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए उन्हें हर प्रकार के शांतिपूर्ण आंदोलनों से गुजरना होगा, तो वो करेंगे। सभा को न्याय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एनडी शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अब पिछड़ा वर्ग जाग गया है और अपने अधिकार लेकर रहेगा। राजकुमार विश्वकर्मा जी जो कि जिला बिजनौर के न्याय पार्टी जिला अध्यक्ष घोषित किए गए। सभा को गाजियाबाद से पधारे रविंद्र पांचाल, के गौतम, नरोत्तम विश्वकर्मा, सुशील धीमान, प्रवीण कुमार सहित कई लोगों ने संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता कांता प्रसाद धीमान ने करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष एसपी सिंह साहब ने आइए सुनते हैं। हमारे आज की सभा के अध्यक्ष श्री कांता प्रसाद जी, न्याय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री एनडी शर्मा जी, मेरे साथ आए हुए श्री रविंद्र पांचाल जी जो अखिल भारतीय विश्वकर्मा पांचाल महासभा के प्रदेश उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मंच पर आसीन मंडल अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, मंडल उपाध्यक्ष श्री हृदय जी, श्री राजकुमार जी पूर्व प्रधान, जिनके अथक प्रयास से आज आपसे अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्री प्रवीण कुमार जी, श्री राजेंद्र वर्मा जी, यहाँ पर एक से एक वक्ता नरोत्तम दास जी, कृष्ण कुमार धीमान जी, सुशील जी, हमारे बड़े साथी भाई बैठे हुए हैं। मैं सबका, विशेषकर संचालक महोदय का, जिन्होंने बहुत ही सुरुचिपूर्ण तरीके से अब तक का सफर मेरे से पूर्व वक्ता कह चुके हैं। अपनी बात जो मैं कहना चाहता था, बहुत सी बातें आपने कह दी हैं। मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं, साधुवाद देता हूं कि आज से कुछ वर्ष पहले जब हम जाते थे तो हमारे पास वक्ताओं नहीं होती थी। हम किस उद्देश्य से आए हैं
पार्टी का गठन किस उद्देश्य से हुआ है। मंच पर हमारे साथी लोग बैठते थे, कन्विंस नहीं कर पाते थे, लेकिन आज हमारे पास एक से एक प्रखर वक्ता हमारे मंच पर बैठे हुए हैं। हमारे सामने जो बैठे हुए हैं उनमें भी बहुत सारे लोगों ने अपनी बात कही। अब हम कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। उस समय संविधान सभा में लगभग 300 मेंबर थे और वही संविधान सभा बाद में संसद बनी, आप सब जानते हैं। और उसी संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया और उसके बाद इस संविधान सभा की संख्या बढ़ती चली गई। लगभग 16 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और इतने ही विधानसभा के चुनाव भी हो चुके हैं। आज की स्थिति में, आज की तारीख में 543 लोकसभा के सदस्य हैं, 260 राज्यसभा में सदस्य हैं और लगभग 4,500 मेंबर विधानसभा के चुन करके जाते हैं। यदि हम मोटा आकलन करें तो 8,000 लोकसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं और लगभग 60,000 विधानसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं। ये जो लोग वहां चुन करके जाते हैं, यही लोग वहां बैठ करके कानून का काम, निर्माण का काम करते हैं। और जो कानून होता है, जिसे हम अपनी भाषा में धर्म कहते हैं, वो संविधान की भाषा में कानून कहलाता है। जिस तरह से हम अपने धर्म के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, चाहे वो श्रुति के माध्यम से हो, चाहे वो लिखित पुस्तक के माध्यम से हो, हम उसका पालन करते हैं। इसी प्रकार से जो संविधान की धाराएं हैं, जो संविधान के अनुच्छेद हैं, उन्हीं के नियमानुसार कानून बनते हैं और उसी कानून से हमारा समाज चलता है, हमारी व्यवस्था चलती है। इन कानूनों को बनाने वाले लोग वहां बैठे हैं, वो हमारे प्रतिनिधि के रूप में बाहर जाते हैं। आज 143 करोड़ की जनसंख्या हमारी है और यदि हम वर्ग के हिसाब से देखें तो लगभग अब तक हम 52% ओबीसी को मानते थे, लेकिन अब ये बिहार की योजना आई है, उसमें ओबीसी को 63% कहा गया है। यदि यह आपके जो लोग वहां चुने हुए जाते हैं, यदि वे आपके नुमाइंदे हैं, आपने उन्हें भेजा है, तो वे आपको ध्यान रख करके कानून बनाएंगे। और यदि आपने उन्हें नहीं भेजा, अपने बीच से नहीं भेजा और आप दूसरों के भेजे हुए प्रतिनिधियों पर आश्रित हैं, तो वो अपने हिसाब से कानून बनाएंगे। लेकिन जो कानून बनेगा वो आपके ऊपर भी बाध्यकारी होगा, उनके ऊपर भी बाध्यकारी होगा और पूरे देश के ऊपर बाध्यकारी होगा। आज जो समाज बिगड़े हुए हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैंने 60,000 की संख्या आपको बताई कि 60,000 जनप्रतिनिधि हमारे लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हम जिस समाज की यहाँ सभा में बैठे हुए हैं, क्या आप बता सकते हैं कि 60,000 में से आपके वहां कितने आदमी पहुंचे हैं?
इसका मतलब आपका वहां पर कोई प्रतिनिधि नहीं बैठा है, और यदि आपका प्रतिनिधि वहां नहीं बैठा है तो वो किस प्रकार आपकी आवाज को बुलंद करेगा आप खुद सोच सकते हैं। क्योंकि जिस समय में आप खुद नहीं है, आपका प्रतिनिधि नहीं है, तो वो आपकी पैरोकारी कैसे करेगा। जब आपकी पैरोकारी करने वाला कोई नहीं रहेगा तो आपका मान सम्मान, आपके हक, आपके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा। एक समय था जब हम सामाजिक संस्थाएं बनाते थे, और उन सामाजिक संस्थाओं को बनाने का हमारा मकसद समाज का एकत्रीकरण था, समाज के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था, समाज को एकजुट होकर के आगे बढ़ाना था। लेकिन वे समाज की संस्थाएं हमें राजनीतिक रूप से हमारा हक, हमारा हिस्सा नहीं दिला पाए, जिसके लिए हम अपने पूर्वजों को दोषी ठहराते हैं। लेकिन जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं? क्या आपको आने वाली पीढ़ी जो आपके बच्चे हैं, यदि आप उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे आज, यदि उनके अधिकारों को दिलाने के लिए रास्ता नहीं बनाएंगे, यदि उनके अधिकारों को दिलाने के लिए आप मंच नहीं बनाएंगे, उन्हें वहां नहीं पहुंचाएंगे जहां कानून बनते हैं, उन्हें वहां नहीं पहुंचाएंगे जहां आपके हक की बात होती है, तो ये गलती किसकी है? ये गलती आज की इस पीढ़ी की है। तो क्या आज की इस पीढ़ी को अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहिए? आज हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हुई है, आपको विदित होगा कि सरकार ने 30% का कोटा महिलाओं को आरक्षित किया है। लेकिन यदि हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां जागरूक नहीं होंगी तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि इन लोगों में से आप तो वहां भेजेंगे? नहीं भेजेंगे, क्योंकि ना आप उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, ना आप उन्हें सुझाव बना रहे हैं, ना आप इनके अंदर वो कला विकसित कर रहे हैं कि जिससे अपनी आवाज को उठा सके। केवल मीटिंग कर लेना काफी नहीं है। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो जब सन 50 में कानून बना, तो सबसे बड़ी बात जो उसमें सबसे बड़ा अधिकार जो दिया गया भारत के नागरिक को, और वो हर भारत के नागरिक को दिया गया बराबरी का अधिकार और वोट देने का अधिकार। आपके पास वोट है, आप वोट के मामले में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बराबर हैं, तो क्या आप इस वोट का विवेक से इस्तेमाल नहीं करेंगे? एक विधानसभा में 3 लाख की लगभग वोटिंग होती है, और जब मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि यहाँ इस समाज के ही लगभग 10% लोग हैं, वैसे हम पिछले वर्ष की बात करें तो 50-60% है। गरीबी के आधार की बात करें तो गरीबी सरकार खुद मानती है कि 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त भोजन दे रही है। इसका मतलब सरकार ने भी मान लिया है कि 143 करोड़ में 80 करोड़ लोग केवल मुफ्त अनाज के भरोसे ही बैठे हुए हैं। तो क्या ये मांगने की प्रवृत्ति हमारी बनी रहेगी? क्या ये पिछलखों होने की हमारी प्रवृत्ति बनी रहेगी? कुछ लोग कहते हैं कि साहब राजनीति गुंडागर्दी का काम है, राजनीति में गुंडागर्दी होती है, राजनीति में पैसा लगता है, राजनीति दबंगों का काम है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यदि इस दबंगे से
यदि इस गुंडागर्दी से, यदि इस राजनीति से आप और आपकी पीढ़ी दूर रहेगी, तो क्या वो आपके दूर रहने से वो गुंडागर्दी या बदतमीजी या दबंगी खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। आपको अपने अधिकारों के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा। यदि आप 3 लाख में से 30,000 भी हैं, दावे बॉम्बे में किए जाते हैं, तो क्या 30,000 वोट आप अपने आदमी को नहीं दे सकते? यदि नहीं दे सकते तो क्यों नहीं दे सकते? क्या उस वोट के लिए हम बिक जाते हैं? क्या एक दारू की बोतल के लिए बिक जाते हैं? क्या जी हजूरी करने के उद्देश्य से हम बिक जाते हैं? क्या भय की वजह से हम वोट नहीं डालने जाते? क्या डर की वजह से हम अपने आप को वोट नहीं देते? जब तक हम इस अपने अधिकार को, जो कि हमारा सबसे बड़ा अधिकार है, आप इसका एक बार इस्तेमाल करके देखिए। यदि एक विधानसभा में आपके 30,000 वोट एक जगह पड़ जाते हैं, आपके कैंडिडेट को पड़ जाते हैं, आपके प्रशासन से बहुत पैसा लगता है। एक विधानसभा के चुनाव के लिए 10,000 बात है, 10,000। यदि आप 30,000 हैं तो क्या 10,000 के लिए किसी का बंदोबस्त नहीं कर सकते? 30,000 आदमी 10,000 रुपये का बंदोबस्त नहीं कर सकते? एक रुपया डालेंगे तब हमारे प्रधान जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये लड़े हैं। आप कैसे करेंगे हमारा आदमी सफल नहीं हो सकता? क्या आप बुजदिल कौन है? क्या आप डरपोक कौन है? क्या आप हमेशा दूसरे उनसे लगने का संकल्प करे हुए हैं? क्या आप भावी पीढ़ी को भी अपने कैसा बनाना चाहते हैं? क्या अपने अधिकारों के प्रति इतने राजी हो चुके हैं कि हमारे तरफ से कुछ भी हो जाए, कोई जाए तो आप कुछ भी करे? तो आप जान लीजिए कि जिस प्रकार आप अपने पूर्वजों को ये कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई रास्ता बना करके नहीं गए, तो आज हमारी पीढ़ी, आने वाले बच्चे आपको बुरा मना कहेंगे और आपका नाम लेते हुए अपमान महसूस करेंगे। ये कोई तारीफ करने का विषय नहीं है, ये सोचने का विषय है। इस पर ताली बजनी नहीं चाहिए, इस पर आपके हाथ उठाने चाहिए कि हम अपने बच्चों को संविधान के द्वारा जो अधिकार है उसे दिलाने का यहाँ संकल्प लेते हैं या नहीं लेते हैं। हमारी माता बहना बैठी है, यदि ये आज नहीं जाएगी तो इनके बच्चे सड़कों पर और दूसरे के काम में आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ी अपनी पहचान को बता देते हैं। यदि आपने पता नहीं है कि बहुत बड़ा अपराध हमारे साथ है, संविधान में बहुत बड़ा अज्ञान किया हुआ है, हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें किसी से झगड़ना नहीं है, हमें केवल ये करना है कि जहां महिलाएं सीट आरक्षित होंगी वहां अपनी किसी बहन बेटी को खड़ा करना है, उनके लिए पैसे का प्रबंध करना है। अध्यक्ष जी, आपको देखना होगा न्याय पार्टी का उदय आपके ही लोगों के द्वारा हुआ है, आपके द्वारा हुआ है। आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि आपके बच्चों ने ही न्याय पार्टी का गठन किया है, और यदि न्याय पार्टी का गठन आपके बच्चों के द्वारा किया गया है तो क्या इसके आशीर्वाद आप ले लेंगे? आज हम आपके पास आशीर्वाद मांगने आए हैं, अपने माता बहनों से आशीर्वाद मांगने आए हैं, अपने कन्याओं से आशीर्वाद मांगने आए हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कन्या पूजन उनके पैर छूने की प्रवृत्ति है। हम कन्याओं से दूसरे आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं जो हम अपनी वृद्ध माता पिता से करते हैं। तो जितने भी यहाँ मेरे भाई बैठे हुए हैं, इस सभा के माध्यम से आज संकल्प लेने का समय है
यदि आप अपने आने वाली पीढ़ी को मजबूत देखना चाहते हैं, आत्मसम्मान के साथ खड़े होना देखना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होने देखना चाहते हैं, तो आज आप यहाँ से संकल्प लें कि आप उस विधानसभा में पहुंचेंगे, वहां जाकर के अपनी आवाज उठाएंगे और जो 10% की आवाज आप बता रहे हैं, कम से कम 10% की संख्या में आप वहां पहुंचेंगे। मैं समझता हूं